जब से राहुल बिंद्रा ने जाविरी परिवार के 60% शेयर अनिका के नाम किए थे, उसी दिन से कल्याणी का मूड खराब चल रहा था। क्योंकि कल्याणी इस परिवार की मुखिया थी और उसका कंपैरिजन अनिका के साथ कैसे हो सकता था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि कल्याणी इस मामले में अब भी कर भी क्या सकती है। अनिका के हाथ से वो 60% शेयर निकालना आसान नहीं था। कल्याणी की बात सुनकर मेम्बो अंकल सबसे पहले अपनी जगह से उठे और बोले, माँ, मुझे लगता है कि अनिका के पास से एबिलिटी वो नहीं है जो हमारे शेयर को कंट्रोल कर सकती है। मामा जी सही कह रहे हैं, वैसे भी ये सब अनिका की वजह से हुआ है। अनिका के मामा की वजह से अगर वो नहीं होते तो आज हमारा परिवार ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे तो लगता है कि मामा और भांजी ने मिलकर राहुल बिंद्रा से हाथ मिलाया है अपने फायदे के लिए। लेकिन अनिका भी तो जावेरी परिवार की ही मेंबर है। अगर हमारे परिवार के शेयर उसके हाथ में है तो ये तो अच्छी ही बात है। एटलीस्ट किसी बाहर वाले के हाथ में तो नहीं है। धीमी आवाज़ में जावेरी परिवार के सभी लोग डिस्कशन करने लगे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अनिका का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मुझे उस बात पर बात नहीं करनी है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग किसी के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि अनिका से उन शेयर मैं वापस कर सकूं। अचानक से मेम्बो अंकल के दिमाग में एक आइडिया आया ने कहा और उनकी आंखों में चमक भी आ गई। सुनकर एक बार फिर से हॉल में सन्नाटा पसर गया। धीमी आवाज में बोले, माँ, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे डर है कि आप अगर ना नहीं करेंगे। क्या तरीका है तुम्हारे पास? ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर भी चमक आ गई थी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि मेम्बो अंकल को इतना प्यार और सपोर्ट करना बर्बाद नहीं गया है। चाहे मेम्बो अंकल कैसा भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता है। माँ, मुझे लगता है कि आपको अनिका से ऐसे अच्छे से बात करनी चाहिए। प्यार से सब कुछ पॉसिबल है। आप अच्छे से बात करेंगी तो वो हमारे शेयर वापस मिल जाएंगे। इवन स्माइल के साथ मेम्बो अंकल ने कहा, चलो मान भी लो कि उसने हमें 20% शेयर दे भी दिए, लेकिन बाकी के 40% शेयर का क्या? उसके पास फिर भी हमारे 40% शेयर तो उसके पास ही रहेंगे। कल्याणी के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था। मेम्बो अंकल ने कहा, माँ समझी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि इक्विटी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट पर साइन करना होगा। साइन करने के बाद हम इक्विटी ट्रांसफ़र के पीछे एक नया कागज का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सब कुछ संभव है। हालांकि मेम्बो अंकल ने ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वहाँ मौजूद सभी को समझ आ गया था कि मेम्बो अंकल को क्या करना चाहते हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब एक नया तरीका है। गहरी सांस लेते हुए कल्याणी ने कहा। उसी समय मेम्बो अंकल ने फिर से कहा, माँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल बिंद्रा ने अनिका को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी भी दी है। दरअसल इसी वजह से तो मेम्बो अंकल को अनिका से नफरत हो रही थी। खासकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल बिंद्रा अनिका के लिए इतना जनरस क्यों हुआ। कल्याणी की आंखों में पैसों की चमक भी थी। अगर कल्याणी के हाथ में वो शेयर्स आ गए तो वो कंपनी भी उसकी हो जाएगी और इससे जावेरी परिवार की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 5 दिन बाद भानुशाली ग्रुप के CEO नक्श ने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। आज जैसे ही सुबह शेयर मार्केट खुलेगा, हमारी कंपनी के शेयर 200% नीचे गिर जाएंगे। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सेक्रेटरी नंदिता ने कहा, 200%? कैसे? ये कैसे हो सकता है? इस सब की शुरुआत कैसे हुई? चौंकते हुए नक्श ने डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हुए कहा, सर, 3 दिन पहले किसी ने सूरत शहर की इकोनॉमी पर अटैक किया है। सीरियस होते हुए नंदिता ने कहा। नक्श ने उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखे हुए देखा। उसका चेहरा काफ़ी कठोर हो गया था। इतनी कम समय में उन्हें इतने सारे लोग मिल गए जो हंगामा कर सके, ये उनके लिए आसान भी नहीं हुआ होगा। सर, क्या आपको पता है कि क्या हुआ है? सरप्राइज होते हुए नंदिता ने कहा। जब से नक्श ने भानुशाली ग्रुप को टेक ओवर किया था, उसने कभी भी CEO की ड्यूटी फुलफिल नहीं की थी। हालांकि सेक्रेटरी नंदिता तो सिर्फ एक एम्प्लॉय थी। ये सब बोलने या बताने की उसमें हिम्मत कहाँ थी। हालांकि सूरत शहर के बड़े बड़े रईस लोगों में इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन किसी को भी सोर्स का पता नहीं चल पाया था। नंदिता ने भी कभी नहीं सोचा था कि नक्श, जो पूरे दिन बस बेला बैठा रहता है,
उसे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तुम फर्स्ट शो पर जाओ और मेरा इंतज़ार करो। मुझसे मिलने कुछ लोग आने वाले हैं। शांत अंदाज में नक्श ने कहा। जी सर। क्योंकि नक्श ने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा, इसलिए नंदिता ने भी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कुछ पूछ भी सके। नंदिता के वहाँ से जाने के बाद नक्श ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और कॉल करने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला। हेलो नक्श, क्या बात है? फ़ोन की दूसरी तरफ से दर्पण भानुशाली की कड़क आवाज़ सुनाई दी थी। चाचू, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी ऊपर पहुंच गई है तो मैं आपको मुझसे और नहीं छुपाना चाहिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? बाकी लोगों के सोर्स के बारे में पता ना हो, लेकिन नक्श को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? 10 सेकंड तक दर्पण खामोश रहा, उसके बाद बोला, हाँ सही कहा, ये सब परिवार ने किया है। लेकिन क्यों? ये बोलते हुए नक्श ने पूछा। उसे वाकई में जवाब जानना था। नक्श, क्या तुम्हें नहीं पता? कड़क अंदाज में दर्पण भानुशाली ने कहा। तुम्हारे परफॉर्मेंस से परिवार के सभी लोग खुश तो है ना? सभी को लगता है कि तुम कुछ काम की नहीं। तुम्हारे दादाजी को भी लगता है कि तुम सिर्फ दिखावा करना जानती हो, और ये सब तुम्हारी अकड़ है। जिस एटीट्यूड पर तुम पहुंच गई हो, उससे शांत करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, जिससे कि तुम किसी बुरे रास्ते पर निकल जाओ। ये सब तुम्हारे लिए अच्छा भी है। चाचू, हाउ कैन यू वन से दैट? यह आपको डर नहीं लग रहा है? मैं एक ही झटके में आपके 8,000 करोड़ रुपये वापस ले सकता हूँ, जो मैंने आप सभी को भानुशाली परिवार को उधार दिए हैं। एक बार फिर से नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। नक्श, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें वैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। हालांकि अगर तुम 8,000 करोड़ से भानुशाली ग्रुप को बनाने का सोच रही हो तो ये यूजलेस है। सीरियस होते हुए दर्पण ने कहा, ये तुम्हारे दादाजी का फैसला है। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ आओ और अपने परिवार से माफ़ी मांगो। शायद नेगोशिएशन की अभी भी कोई गुंजाइश हो। भानुशाली परिवार का बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ था और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को संभालने की बागडोर भी सौंपी गई थी। अब क्योंकि नक्श ने अंतिम की शादी में पूरे परिवार के सामने अपना रुतबा दिखाया और डायरेक्टली धमकी देते हुए, भला मिस्टर हर्षवर्धन पीछे कैसे रह सकते थे? उन्होंने एक ही झटके में नक्श को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर डाली थी। नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। अपने हाथ की 2 उंगलियों को लगातार टेबल पर मारते हुए नक्श बहुत कुछ सोच रहा था। इसका चेहरा भी कठोर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से भानुशाली परिवार इतना अमीर कैसे हो सकता है। कुछ समय पहले पूरा परिवार नक्श के सामने गिड़गिड़ा रहा था और आज पूरा परिवार उठकर नक्श के प्रति बर्बाद करने को चला है। ये कैसे हो सकता था, वो भी इतने कम समय में? कुछ देर सोचने के बाद नक्श ने कार्तिक, हिमानी, आकाश, रवीश और बाकी सभी लोगों को कॉल किया। 1 घंटे बाद वो सभी लोग एक एक करके नक्श के ऑफिस पहुंच गए। नक्श, ये सब क्या चल रहा है? भानुशाली परिवार ने अचानक से शेयर मार्केट और शेयर की इकोनॉमी पर अटैक क्यों किया? हिमानी ने पूछने की पहल की थी। भानुशाली परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं पता कि उन्हें शहर की बाकी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत होगी। हालांकि ये सब वो क्यों कर रहे हैं जिससे हमारे शहर की इकोनॉमी पर एक फर्क पड़े? कार्तिक ने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्योंकि ये सभी सूरत शहर की जानी मानी हस्तियाँ थीं, इसलिए उन्हें इस मैटर में सीरियस होने की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे असली वजह क्या है। उसी समय आकाश अपनी जगह से उठा और नक्श की ओर देखते हुए बोला, नक्श, क्या वो आपके पीछे पड़े हैं? ये समय उस सब बारे में बात करने का नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि भानुशाली परिवार अपनी चाल चल चुका है, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। ये सुनते ही कार्तिक और बाकी सभी लोगों के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके थे। हालांकि वो सभी अमीर थे और उन्हें सूरत के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में भी जाना जाता था। उनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन अगर भानुशाली परिवार के सामने उनका कंपैरिजन किया जाए तो उनके पास रिसोर्सेज इतनी नहीं थी जितनी भानुशाली परिवार के पास थी। इसकी वजह बहुत ही सिंपल थी कि भानुशाली परिवार वाकई में बहुत पावरफुल है और उनसे मुकाबला करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होने वाला था। तुम लोगों को इतना पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है जिससे हम काउंटर्स मेजर्स डिस्कस कर सके। सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा। नक्श सर, आप सिर्फ इतना बताएं कि हमें क्या करना होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। हम हमारी पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए रवीश ने कहा। कार्तिक, हिमानी और आकाश
कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने आग्रह करते हुए अपना सिर हिलाया। नक्श ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हालांकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भानुशाली परिवार ही सब कुछ कर सकता है। भले ही उसके पास कितनी ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, भले ही उसके पास कितना ही सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें सबसे पहले शेयर मार्केट को स्टेबलाइज करना होगा। अगर शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो हम उसके बाद पैसों का तांडव कर सकते हैं। टेबल पर हाथ मारते हुए नक्श ने कहा, नक्श सही कह रहा है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से देखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ एक बड़ा गेम भी खेल सकते हैं। भले ही हम मर जाएं, लेकिन मरने से पहले हम भानुशाली परिवार को एक सिरे सेंचुरी देकर जाएंगे। कार्तिक ने कहा, 1 घंटे बाद सूरज शहर में कुछ शॉकिंग होने वाला था। सभी की आंखों के सामने भानुशाली ग्रुप सबसे पहले बाहर आया और शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर डाला। उसके बाद कार्तिक, हिमानी और बाकी सभी ने इस तरीके को फॉलो किया। सभी ने अपने करोड़ों रुपए बाहर निकाले और सूरत शहर के शेयर मार्केट में लगा दिए। एक साथ इतने सारे फंड के इन्वेस्टमेंट ने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर दिया था। शाम को जब शेयर मार्केट बंद हुआ था, फाइनली नक्श की पलटन ने उसे स्टेबलाइज कर दिया था। हालांकि कार्तिक और बाकी सभी लोगों ने तय किया कि वो एक साथ बढ़ेंगे और मिलकर भानुशाली ग्रुप के साथ काम भी करेंगे। उन्होंने सूरत शहर की शेयर मार्केट को बचाने की कसम भी खाई, भले ही इसकी कीमत में उन्हें अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़ जाए। उसी रात जाबरी परिवार के मन में हमारा स्टॉक आज कितना गिर गया होगा। ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कल्याणी ने कहा, दादी, हमारे शेयर 60% नीचे गिर गए हैं। जाबरी परिवार के एक मेंबर ने सीरियस होते हुए कहा। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा भी छा गया था। आप सभी मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जाबरी परिवार खतरे में पड़ जाएगा। कल्याणी की बात सुनकर सभी के चेहरों पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। फाइनेंशियल बार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे परिवार को बर्दाश्त कर सके। माँ, मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। धीमी आवाज़ में मानो मेम्बो अंकल ने कह डाला। तुम क्या कर सकते हो? सरप्राइज होते हुए कल्याणी ने कहा। भानुशाली ग्रुप खड़ा नहीं हुआ। क्यों ना हम अपने 50% शेयर उन्हें दे देते हैं। एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर भानुशाली ग्रुप के शेयर खरीदना चाहते हैं। धीमी आवाज़ में मेम्बो अंकल ने कहा। इसे भले ही फाइनल रिजल्ट जो कुछ भी होगा, लेकिन हम हमारी से आधी से ज़्यादा स्टेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मामू सही कह रहे हैं, हम भानुशाली ग्रुप से अपने लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं मांगते। वैसे भी भानुशाली परिवार बहुत ही पावरफुल है, हमें कोऑपरेट करना ही होगा। जावेरी के बीच में डिस्कशन शुरू हो गया था। नक्श जो अनिका के ठीक बाजू में खड़ा था, ये सुनकर एकाएक चौंक गया। वो समझ गया था कि मेम्बो अंकल का अल्टीमेटम गोल क्या है। अनिका, तुम्हें नवीन का सजेशन कैसा लगा? क्या तुम नवीन की बात से सहमत हो? कल्याणी ने जेंटल होते हुए पूछा। अनिका की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या अनिका अब सहमत होगी? अगर हाँ तो फिर क्या होगा? क्या जाबरी परिवार ये सब नाटक कर रहा था? क्या जाबरी परिवार को निकासी की वो 60% शेयर फिर से मिलेंगे, या फिर इस मामले में कोई और नया मोड़ आने वाला था? या फिर मेम्बो अंकल भानुशाली परिवार से कुछ उम्मीद दोबारा कर रहे हैं? भानुशाली अचानक से अमीर कैसे हो गया था? कौन था इन सब के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।